टाइगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई है। इसकी जांच में जुटी सीबीआई सोमवार को चौथे दिन सुबह सुबह वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची। ये वही रिजॉर्ट है जहां सुशांत ने जादू टोना वाली पूजा के लिए 2 महीने बिताए थे। सीबीआई की टीम रविवार को भी यहां पहुंची थी। अब खबर है कि सीबीआई उस स्पिरिचुअल हीलर से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने यहां सुशांत का इलाज किया था। सोमवार को एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई। अब इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। सीबीआई की एक टीम कोटक महिंद्रा बैंक भी पहुंची, जबकि गेस्ट हाउस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी पहली बार सीबीआई की पूछताछ शुरू हुई। नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव से पहले ही पूछताछ चल रही है। सुशांत केस में शुरुआत से ही लोगों का कहना था कि मुंबई पुलिस की जांच में गड़बड़ियां हैं। अब एम्स के फॉरेंसिक चीफ ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ियों का दावा किया है। दूसरी बड़ी खबर दिशा सालियान से जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई दिशा सालियान केस से इसके संबंध होने की भी जांच कर रही है। दिशा सालियान ने कुछ समय तक सुशांत के साथ काम किया था और सुशांत की मौत से केवल 5 दिन पहले 8 और 9 जून की रात दिशा सालियान ने एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब दिशा सालियान का कॉल डिटेल सामने आया है, जिससे पता चला है कि दिशा का फोन उनकी मौत के बाद भी एक्टिव था। हालांकि पुलिस ने कहा है कि दिशा का फोन डेटा लेने के लिए उन्होंने ही इसे एक्टिव किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा की मौत के बाद भी उनका फोन इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि ये नहीं पता चला है कि उनका फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 जून को दिशा की मौत के बाद 9, 10, 15 और 17 जून को भी दिशा का फोन इस्तेमाल किया गया था। अब मुंबई पुलिस के ऊपर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि दिशा का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। तीसरी बड़ी खबर, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गतिरोध से निपटने के लिए सैन्य विकल्प तैयार हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक विकल्प से कोई हल नहीं निकलेगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए और 3 सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध पर चर्चा की। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर बिल्टअप कर लिया है, वहीं भारत ने भी उसका मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में जवान और हथियारों की तैनाती की है। दोनों सेनाओं के बीच बातचीत के जरिए एलएसी पर गतिरोध वाले स्थानों से सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम में 73 दिनों का गतिरोध हुआ था, उस समय सीडीएस रावत आर्मी चीफ थे। चौथी बड़ी खबर कांग्रेस में घमासान से जुड़ी हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 7 घंटे लंबी चली गर्मा गर्म बैठक में तय हुआ कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी का नया अध्यक्ष 6 महीने के अंदर चुना जाएगा। इससे पहले 23 वरिष्ठ कांग्रेसियों के नेतृत्व में लीडरशिप में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी के मामले ने तूल पकड़ लिया। सोनिया ने चिट्ठी को वजह बताते हुए इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया गांधी ने अन्य नेताओं से नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा, तो मनमोहन सिंह और एके एंटनी ने सोनिया से अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया। राहुल ने इन 23 नेताओं पर बीजेपी के संग मिलकर चिट्ठी लिखने का आरोप लगाया, जिसके बाद बात और बिगड़ गई। इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने विरोध जताया। हालांकि बाद में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दी और कहा कि राहुल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जिसके बाद स्थिति संभली। पांचवी बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके एनडीए के घटक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए में एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के रहने पर 105 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेंगी। बाकी 33 सीटों में से 23 सीट एलजेपी और 10 सीट मांझी की पार्टी को मिल सकती है। अगर जीतन राम मांझी दोनों गठबंधन से अलग रहते हुए किसी थर्ड फ्रंट में शामिल होते हैं, तो बीजेपी और जेडीयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा 2019 के लोकसभा के चुनाव की तरह ही होना है, यानी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। छठी बड़ी खबर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने फिर कहा है कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अपने बयानों पर दोबारा विचार करने का वक्त दिया था। अवमानना का दोषी पाए गए प्रशांत भूषण के जवाब पर 25 अगस्त की सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर मैं अपने बयान से हटता हूं
और एक निष्ठाहीन माफीनामा पेश करता हूं तो वो मेरी खुद की चेतना के साथ अवमानना होगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं बेहतरी के लिए आवाज उठाता हूं, सुप्रीम कोर्ट की या किसी चीफ जस्टिस के कद को नीचे करने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है और लोगों के अधिकार का कस्टोडियन है। सातवीं बड़ी खबर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। दुनिया के बाजारों में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के बीच वित्तीय कंपनियों के शेयरों में तेजी से सोमवार को दिन भर के कारोबार के बाद पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 364.36 अंक ऊपर 38,788.08 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94.85 अंकों की बढ़त के साथ 11,466.45 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी फंड्स के इनफ्लो और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के बीच इंटरबैंक विदेशी मुद्रा एक्सचेंज मार्केट में सोमवार को रुपए में कारोबार का रुख पलट गया और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 52 पैसे के उछाल के साथ 74.32 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। आठवीं बड़ी खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रेल यात्री ऐप का इस्तेमाल करने वाले लाखों यात्रियों की पेमेंट इंफॉर्मेशन समेत निजी जानकारियां लीक हो गई हैं। सुरक्षा खामी के चलते करीब 7 लाख मुसाफिरों का डेटा खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा एक असुरक्षित सर्वर पर स्टोर किया गया था। अब टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के करीब 7 लाख से ज्यादा यात्रियों का डेटा सार्वजनिक हो गया है। इनमें यूजर्स के नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, टिकट बुकिंग डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबर शामिल हैं। नवी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। देश में कोविड-19 के टीके के विकास की प्रक्रिया को तेज करने और इसके सुरक्षित और प्रभावी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसका गठन करीब 3,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ किया जाएगा। सरकार का इरादा जनता तक कोविड-19 के टीके को सस्ते दाम पर पहुंचाने का है। सूत्रों ने बताया कि इस मिशन की अगुवाई बायोटेक्नोलॉजी विभाग कर रहा है। इसमें क्लिनिकल टेस्ट के चरण से लेकर रेगुलेटरी और मैन्युफैक्चरिंग यानी टीका विकास की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी। इस मिशन का मकसद कम से कम 6 संभावित वैक्सीन का विकास तेजी से करना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए इनकी लाइसेंसिंग की जाए और बाजार में उतारा जाए। 10वीं बड़ी खबर आपके काम की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फैसला किया है मोटर वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए। सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने की घोषणा की। अगर इस दौरान वाहनों के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही है या खत्म हो गई है तो वो 31 दिसंबर तक इसे रिन्यू करा सकते हैं। वहीं जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता इस दौरान खत्म हो रही है वो भी 31 दिसंबर तक इसका नवीनीकरण करवा सकेंगे। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।